ये सिविल सर्विसेज में आने का कैसे फैसला किया? क्या सोचा था? मतलब मुझे पता है बहुत सारे लोग सोचते होंगे, बट आपने कैसे सोचा और क्यों सोचा? मेरी इनफैक्ट फैमिली जो है उसका भी बैकग्राउंड जो है वो सिविल सर्विस का है। अच्छा, चाचा भी हैं, भाई भी हैं, मैं भी हूँ, ब्रदर भी हूँ, मेरी सिस्टर ने भी किया। तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी कि हमने भी जो है वो सिविल सर्विस ज्वाइन करी। अगर आपकी कोई काम या आपकी कोई फाइल किसी सिविल सर्विस ऑफिसर के पास चली जाए ना, तो उसकी कलम में इतनी ताकत है हाँ, कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी चाहे वो फाइल क्लियर कराना और वो ना साइन करे, हाँ, तो नहीं होता। तो इज़ दैट ट्रू? कि जो पावर है ना वो सर्विस में आने से पहले जो है ना वो एक ग्लैमरस किस्म की चीज़ है। राइट। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिविल सर्विस ऑफिसर लग जाओ, ऊपर की और नीचे की, अंडर द टेबल अबव द टेबल बड़ी कमाई होती है। ये इज दैट ट्रू? हर तरीके के लोग हैं ना माशरे में, तो कुछ बच्चे तो सोचते हैं ये यार सिविल सर्विसेज कर लो, पोस्टिंग लग जाएगी, हाँ, तो पैसे बहुत आएंगे, नहीं, नहीं वो उनके लिए नहीं है सिविल सर्विस। मतलब आपको थ्रेड्स भी मिलती हैं। ये हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आई डोंट नो, बट मैं पाकिस्तान आ गया हूँ और आज मेरे पास बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट हैं जो पिछले 5.5 साल से सिविल सर्विस सर्वेंट हैं और उनका नाम है हसनैन अली बिस्तरो। आए उनको वेलकम करते हैं। हसनैन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस, और बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। अच्छा हसनैन, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं और कितने साल से इस पोजीशन में काम कर रहे हैं? मैं जो हूँ आई बिलोंग टू पाकिस्तान ऑर्डर एंड काउंट सर्विस 47th कॉमन है मेरा सीएसएस का। मैं एट द मोमेंट जो है वो पोस्ट हूँ एज डिप्टी डायरेक्टर एंड डायरेक्टर जनरल ऑडिट लोकल गवर्नमेंट से। इससे पहले जो है वो मैं असिस्टेंट कंट्रोलर था मिलिट्री अकाउंट्स में, और उससे पहले मेरी पोस्टिंग थी डायरेक्टर जनरल ऑडिट सिंध में, जो सिंध के मुख्तलिफ जो है डिपार्टमेंट्स में किया। तो हसन, ये सिविल सर्विसेज में आने का कैसे फैसला किया? क्या सोचा था? मतलब मुझे पता है बहुत सारे लोग सोचते होंगे, बट आपने कैसे सोचा और क्यों सोचा? मेरी इनफैक्ट फैमिली जो है उसका भी बैकग्राउंड जो है वो सिविल सर्विस का है। चाचा भी हैं, भाई भी हैं, मैं भी हूँ, ब्रदर भी हूँ, मेरी सिस्टर ने भी किया। तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी कि हमने भी जो है वो सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है। राइट, मैं जो है 2017 में मैंने ग्रेजुएट किया, राइट, 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया, सब्सिक्वेंटली 2019 में जो है वो मेरी एलोकेशन हुई। मोटिवेशन जो है वो एक अपने मुल्क की जो आवाम के लिए जो है खिदमत करनी, सर्व करना उनको। आइडिया तो ये था, बट ये है कि वो जो फ्लो ऑफ थिंग्स जो थी राइट, मेरे लिए भी फैमिली के भी लिए वो पॉइंट कर रही थी इसी डायरेक्शन में। राइट। तो मैंने भी जो है वो किया, ज्वाइन किया सर्विस। That's very good, that's very good. तो हसनैन, थोड़ा सा मेरे व्यूअरशिप को बताएं, व्यूअर्स को बताएं कि किसी को जिसको सिविल सर्विसेज आज करनी है वो क्या राउट ले सकता है? आपने क्या राउट लिया? देखिए जो एफपीएससी की रिक्वायरमेंट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सीएसएस का एग्जाम है, जी। उसमें तो ये है कि आपने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो पूरी करनी अच्छा, ये एजुकेशन किसी भी फील्ड में पूरी की जा है। हाँ, सकती है या कोई पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिसमें? नहीं उसमें जो है कि वो आपने अगर बैचलर्स की है वो 16 इयर्स में हो रही है, या आपने बैचलर्स प्लस मास्टर्स की है वो 16 इयर्स में हो रही है, तो वो आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी कर लेती है, डायरेक्टली कर लेती है। तो वो कोई भी जो है वो किसी भी रूट के थ्रू जो है वो आ सकता है। राइट, अब कुछ लोग होते हैं जो फिर अपनी डिग्री को अलाइन करते हैं विद जो सिलेबस है सीएसएस का, उससे उनकी वहाँ पे भी हेल्प हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो फिर लेटर ऑन डिसाइड करते हैं, फिर उनको जो है वो जो सिलेबस है सीएसएस का उसके लिए एक अलग प्रिपरेशन है वो उनको करनी पड़ेगी। राइट। तो आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएं। ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, फिर अंडर ग्रेड किस चीज़ में किया? जी, तो ओ लेवल्स मैंने थोड़ा पोर्शन किया था स्कॉटलैंड से। राइट, जो लास्ट होता है ओ लेवल्स का साल वो मैंने फिर वापस अभी कराची किया। राइट, फिर उसमें ए लेवल्स फिर मैंने वो भी कराची से किया।
फिर मैं चला गया यूके बैचलर्स के लिए। तो मेरी जो डिग्री थी वो थी इंटरनेशनल बिजनेस, मेजर फाइनेंस था ऑनर्स के साथ। तो वो मैंने 2013 में इंडक्शन हुई, 2017 में मैं कंप्लीट किया मैंने। तो उसके बाद जो है वो फिर दिलचस्पी बढ़ गई CSS वाले साइड पे, सिविल साइंस वाले साइड पे। तो फिर मैंने जो है वो चेंज किया अपना करियर पाथ। अच्छा, मैंने सुना है कि इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स होती हैं जो जो आप कर सकते हैं और एक सर्टेन एज लिमिट है जिस एज तक आप लिख सकते हैं एग्जाम। जो आजकल जो एज है वो 28 है कैप जो है, और 22 मेरे ख्याल से है मिनिमम एज, आपको 22 इयर्स का होना चाहिए। और उसमें जो है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, 12 आपके टोटल हैं सब्जेक्ट्स, जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं कंप्राइजिंग ऑफ 1200 मार्क्स। उसमें 6 होते हैं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हर कैंडिडेट को जो है वो सिलेक्ट होते हैं, पूरे होता है। फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर वो वेरी करते हैं कैंडिडेट के चॉइस पे, उसके एक्सपीरियंस पे, उसकी स्ट्रेंथ्स पे, वो फिर डिफरेंट होता है। तो ये बैचलर्स कोई पर्टिकुलर फील्ड है जिससे अगर उसमें एक बैचलर्स किया जाए तो एग्जाम लिखने में आसानी हो जाती है या ऐसा नहीं है? होते हैं कुछ लोग जो है वो ऑप्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ जो है वो कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाते हैं। जैसे हमारे पास अकाउंट्स का भी पेपर होता है, तो वो भी हेल्प करता है उनको। लेकिन ये एक अलग बात है कि जब आप प्रिपेयर करते हैं CSS के लिए, तो वो क्योंकि CSS का एग्ज़ाम जो है वो थोड़ी अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। आपको जो एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करनी होती है, तो आपको प्रॉपर्ली उसकी तैयारी करनी होती है, विच कैन टेक 6 months, विच कैन टेक मोर देन 6 months, 12 महीने भी लगते हैं, कुछ ज़्यादा भी लगते हैं। वो हर किसी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, और कितने अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं? 3 अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं। तो आपने माशाल्लाह कौन से मैंने पहला अटेम्प्ट किया था, जैसे मैंने ग्रेजुएट किया जनवरी 2017 में, तो मैंने फरवरी 2017 में पहला अटेम्प्ट दिया। अच्छा, एक महीने में करते एक कोई आइडिया ये था कि मैं असेस कर लूँ सारे उसको, एग्जाम की जो है कंडीशंस हैं उसको। तो इज दैट अ गुड राउट कि एक दफा देख देख लो? नहीं, मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि ये है, क्योंकि अटेम्प्ट आपका जो है ना वो बड़ा कीमती होता है। तो उस अटेम्प्ट को जो है वो अगर आप दे रहे हैं तो प्रॉपर तैयारी के साथ जो है वो किया। तो फिर मैंने जो है 2018 वाला अटेम्प्ट दिया फरवरी में, उसमें मेरा क्लियर हो गया। फिर 2019 में एलोकेशन हो गया। तो अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि एक तो ये एग्जामिनेशन का आपने प्रोसेस बताया, इसके अंदर कोई रिसोर्स है, कोई कोई टिप है आपके लिए जो आपके लिए हेल्पफुल थी, जो आज जो बच्चा CSS करना चाहता है वो उससे बेनिफिट कर सके? हाँ, देखिए पहले क्या होता था कि जो कोर्स कंटेंट होता था वो अभी भी ऐसे ही है, बुक्स होते हैं, वो बुक्स पूरे जो FPSC रिकमेंडेड होते हैं, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट दूसरी भी रिकमेंडेशन होती हैं, बुक्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, स्टडीज़ होती हैं, वो आपको पढ़नी होती हैं। फिर उसके बाद आपको जो है वो उसमें जो है वो लेक्चर्स होते हैं मुख्तलिफ, वो होता है, कोई जो है वो प्री रिटन नोट्स जो है किसी और के नोट्स लिखते हैं वो करते हैं। मेरी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि मैं PDF में डाउनलोड कर देता था बुक्स को, जितने भी रिक्वायर्ड बुक्स हैं मेरे उसके सिलेबस के हिसाब से। फिर इंस्टेड ऑफ सारी बुक्स पढ़ना, मैं स्किम थ्रू करता था, और फिर उनको जो है वो यूट्यूब पे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं हर सिलेबस के। तो मेरी जो कंजम्पशन थी वो मेजॉरिटी जो है वो यूट्यूब कंटेंट से जो है वो भी। फिर मैं क्या करता था कि सारे जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होती थी उसको फिर मैं कंबाइन करके अपने नोट्स बनाता था। उससे फ़ायदा ये होता था, अपने जब नोट्स बनाते हैं तो मेमोराइजेशन जो है वो फिर ऑप्टिमल होती है। किसी और के नोट्स के पीछे क्या कहानी है वो आपको तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आप खुद उसको प्रिपेयर करके खुद बनाएं। तो इसमें कोई पास्ट एग्जाम्स होते हैं जो आप हाँ अटेम्प्ट कर सकें प्रैक्टिस के लिए? हाँ, वो अवेलेबल हैं FPSC की वेबसाइट पे। दूसरा अकेडमीज बनी हुई है बहुत सारी, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, वो फिर मॉक एग्जाम्स के लिए। तो वो मॉक एग्जाम्स में ये अगर आप तैयारी से अपने एग्जाम की तैयारी जब कर रहे हैं, एग्जाम से 1-2 महीने पहले अगर मॉक एग्जाम देना शुरू करें तो कॉन्फिडेंस आपका जो है ना वो बूस्ट कर जाता है। आप क्योंकि वो एक प्रोसेस से होता सिमुलेशन ही है, रियल टाइम एग्जाम तो नहीं होता, लेकिन उसमें आपकी आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चल जाती है।
वो फिर आपको हेल्प करती है अल्टीमेटली जो आपका एग्जाम होता है उसमें। राइट। तो एक प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज कि आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम लिखना है, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज इंटरव्यू आई हाँ, जैसे आप रिटन क्लियर करेंगे जी। तो फिर आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद वाइवा होता है। राइट। तो उसमें फिर आपको जो होते हैं पैनलिस्ट होते हैं जो इंटरव्यू के, वो फिर आपको फिजिकली जो है वो असेस करते हैं। फिजिकली असेस करने का मतलब ये है कि जो आपने लिखा है एग्जाम, वो अब वो चेक करते हैं कि वाकई सब्सटेंस है एस्पायरेंट में, कैंडिडेट में, जो उसने लिखा है वो जस्टिफाई करता है उसकी एनालिसिस को, उसकी नॉलेज को। तो वो फिर आपको जो है ना, वो जो पैनलिस्ट होते हैं इंटरव्यू में, फिर वो आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपसे। टोकन क्वेश्चंस हम लोग बोलते हैं, जो अदरवाइज हम लोग एमसीक्यूज बोलते हैं, सिंगल आंसर जो क्वेश्चन होते हैं, राइट। वो आपको बीच बीच में वो पूछना शुरू करते हैं। अच्छा। तो और इंटरव्यू में जो आपको पता है कि कभी आपने सुना होगा ग्रिलिंग बहुत होती है। तो ग्रिलिंग का पर्पस ये होता है कि वो असेस किया जाए नर्व्स को राइट। कैंडिडेट के, क्योंकि जो इंटरव्यू है वो मिमिक करता है आपकी जो एक्चुअल पोस्टिंग होती है, आपकी एक्चुअल जॉब जो है उसको। तो जाहिर बात है जॉब में आपको प्रेशर आता है मुख्तलिफ किस्म का, और आपको जो है ना क्विक डिसीजन लेना होता है, क्विक आपको रिएक्ट करना होता है चीज़ों को। राइट। तो वो इंटरव्यू में जो है ना वो असेस करते हैं कि ये जो कैंडिडेट है, जब उसको आप लोग ऐसी पोजीशन में रखेंगे तो वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकेगा, मैनेज कर सकेगा, उसकी कैपेसिटी है। तो वो ये सारा प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। फिर इंटरव्यू जब आपका हो जाता है तो फिर आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो रिजल्ट होता है, उसमें आपकी एलोकेशन होती है मुख्तलिफ ग्रुप्स, जो 12 ग्रुप्स हैं उनसे किसी में। तो ये जो स्टेप है, या आई एम प्रीटी श्योर कि ये तो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बहुत वास्ट डिपार्टमेंट्स होंगे जिधर आप डेब्यूट हो सकते हैं। व्हेन डू यू डिसाइड कि किस डिपार्टमेंट में जाना है आपने, और या उसकी कोई शॉर्ट लिस्ट करते हैं, 2 या 3 की प्रेफरेंस देते हैं और उससे उसकी allocate होता है? प्रेफरेंस लिस्ट देता है। जैसे आप एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपसे एक प्रेफरेंस लिस्ट दी जाती है राइट। कि आप क्या प्रेफर करते हैं, किस ग्रुप में जाना है, सर्विस ग्रुप जो तो है। उसमें कोई मैक्सिमम नंबर है कि 3 दे सकते हैं? नहीं, उसमें मैक्सिमम नंबर तो 12 है, क्योंकि 12 ग्रुप्स हैं। अच्छा, 12 की 12 तो दे सकते आप उस सीक्वेंस में देते हैं हैं। ना, राइट, राइट। क्योंकि यू नेवर नो कि आप कहाँ पे फॉल करेंगे। राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ऊपर के 3 दे देते हैं, लेकिन आप अपने मार्क्स के बेसिस पे कहीं चौथे या पांचवे पे फॉल कर रहे हैं, तो अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपकी एलोकेशन नहीं। सॉरी, मैं ये समझा नहीं, आपने बोला कि 600 आउट ऑफ 1200 आएंगे, हाँ, तो यू क्लियर द एग्जाम, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम। तो व्हाट डू यू मीन बाय कि आपके मार्क्स के बेसिस पे आपकी रैंकिंग ऑफ व्हाट यू प्रेफर डिसाइड? अब फॉर एग्जांपल आपने टॉप 3 ग्रुप्स जो है वो रखी है आपकी प्रेफरेंस में। अब क्योंकि सीट्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, राइट। और अगर कैंडिडेट्स पास हो गए हैं, बॉल पार्क फिगर लेते हैं अगर 100, और ऊपर के जो 3 ग्रुप्स जिसमें आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उसमें सिर्फ 50 सीट्स हैं, राइट। और आप मेरिट के बेस पे फॉल कर रहे हैं 55 पे या 60 पे, राइट। तो फिर आपकी मेरिट के हिसाब से वो देखा जाएगा कि आप अगर फर्स्ट 3 में नहीं आ रहे तो फिर नेक्स्ट कहाँ पे आप फॉल कर रहे हैं, फिर आपकी एलोकेशन उस हिसाब से। तो हसनैन, मुझे ये बताएं कि जैसे बहुत सारे और गवर्नमेंट इदारे होते हैं, और हमने सुना भी है कि कोटा सिस्टम, तो क्या कोटा सिस्टम सीएसएस के एग्जाम में भी अप्लाई किया जाता है, हाँ, या वो इसमें कोटा नहीं है? नहीं, कोटा सिस्टम है। वो इन इफेक्ट तब आता है जब आप रिटन क्लियर, देखिए रिटन क्लियर करेंगे फिर आप उस कंपटीशन में आएंगे। अगर आप रिटन नहीं क्लियर करेंगे तो आप वो फर्स्ट फेज ही नहीं क्लियर करें तो वो कोटा सिस्टम का वो एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं उस टाइम पे। राइट। आपने जैसे ही रिटन क्लियर किया आप रेस में आ गए। राइट। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक कोटा सेट किया हुआ है कि मेरिट के जो हमें वो अलग होंगे शुक्रवार, फिर उसके बाद प्रोविंस वाइज कि हमारे जो है प्रोविंसेस उनके कुछ अलग अलग, ये इंश्योर, ये इस वजह से जो है वो किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये इंश्योर करें कि ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर प्रोविंस या एक पर्टिकुलर शहर जो है उसमें अगर फॉर एग्जांपल फैसिलिटी एजुकेशन की अच्छी है कंपेयर टू अदर्स, तो वो लॉपसाइडेड ना हो जाए तो एजुकेशन। मतलब इसमें डोमिसाइल और कोटा का चैप्टर नहीं लाया जाता?
कि मतलब आप एग्जाम क्लियर करेंगे थेरी फिर ही आप उसमें आगे। थेरी आगे राइट। तो ये है। तो हसन ये जो एक 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 मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि क्या क्या चीज़ थी जिसको सुख आपने बताया कि आपको एक जैसा आपने शुरू में भी बोला कि मुल्क के लिए कुछ करना था, तो आज वो एंथुसियाज्म कैसा है? आज आपको इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, आज डू यू हैव द सेम एंथुसियाज्म? एक सिस्टम जैसे हम कहते हैं कि सिस्टम को चेंज होने में टाइम लगता है और बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिससे एग्रीमेंट में होंगे आप, डिसएग्रीमेंट में होंगे, तो वो जो सोच थी as when you were in 2018 कि मैं जाऊंगा और मैं चीज चेंज करूंगा, do you still have that enthusiasm? Were you able to change anything? देखिए एंथुसियाज्म तो है, लेकिन ये है कि वंस यू इन द सर्विस तो आपको रियलिटीज पता चलती हैं Right. कि जो चेंज है वो किस हद तक लाया जा सकता है और किन पॉकेट्स में लाया जा सकता है। आप ऐसे नहीं करें क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। Right. किसी भी डिपार्टमेंट में आप अकेले नहीं होते, आपके साथ बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स होते हैं। Right. आपके कॉलीग्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो जिनका रिलेशन होता है डिपार्टमेंट के साथ। Right. तो वो क्योंकि आपका काम है कि सबको साथ लेके चलना है, तो उसमें आप जो है वो एब्रप्ट चेंज नहीं ला सकते। Right. दूसरी बात ये कि ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास चेंज को जो है वो बड़ा मुश्किल से अडॉप्ट किया जाता है। Right. देखिए काफ़ी टाइम से लोग बैठे हैं, पुराने लोग हैं हमारे सिविल सर्विस में, तो उनके लिए अगर आप 20 साल उसने किसी ने नौकरी की है एक ही निज़ाम में, एक रात में अगर आप निज़ाम चेंज कर दें तो उसको उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा आपको करना। Yeah, नहीं, I agree because anything जो जिस अगर आप किसी भी चीज़ में चेंज लाना चाहते हैं, it takes time. It's not a one day thing. हाँ। अच्छा, एक मुझे किसी ने एक्चुअली बोला था ये, तो मैं इसलिए कोट करूँ यहाँ पे कि उन्होंने मुझे बोला था कि यार अगर आपकी कोई काम या आपकी कोई फाइल किसी सिविल सर्विस ऑफिसर के पास चली जाए ना, तो उसकी कलम में इतनी ताकत है कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी चाहे वो फाइल क्लियर कराना और वो ना साइन करे हाँ। तो नहीं होता। तो इज दैट ट्रू? इज दैट द पावर यू एक्सरसाइज? और उस पावर के साथ आपको फील्ड में आके कैसा लगा कि नहीं यार ये पावर तो है लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बड़ी है? बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था कि जो पावर है ना वो सर्विस में आने से पहले जो है ना वो एक ग्लैमरस किस्म की चीज़ है। राइट। जब आप सर्विस में आ जाते हो, जब आप कुर्सी पे बैठते हो, तो वो पावर जो है वो इन इट्स ट्रू एसेंस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। आपको ये रियलाइज करना ज़रूरी है कि एक ऑफिसर बैठा हुआ है अपनी सीट पे, वो अगर फॉर एग्जांपल किसी भी फाइल को रोकता है, राइट। तो ये ऐसे नहीं है कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। उसके पीछे जो है ना वो एक लोग हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है आपकी साइन ना करने से, जैसे आपने बोला कि साइन वाली बात। राइट। राइट। तो जब आप इस चीज़ को रियलाइज करते हैं तो फिर आप जो है ना सबकॉन्शियसली भी जो है वो उसको इंश्योर करते हैं कि जस्टिस प्रिवेल करे, फेयरनेस हो और सर्विस डिलीवरी जो है ना वो प्रॉम्प्ट हो। देखिए प्रॉम्प्ट सर्विस डिलीवरी में जो आपको एप्रिसिएशन मिलती है, जो लोगों की तरफ से आपको जो है वो रिस्पेक्ट मिलती है, वो अदरवाइज नहीं मिलती है। तो ये जो आपको जिसने भी बोला था ये वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे होंगे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था उन्होंने कोई डिफरेंट होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि वो पावर जो है वो पावर के सेंस में नहीं दिया जाता जब आपके ऊपर आता है, वो प्योरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो आप इंश्योर करते हैं कि सारी चीज़ें फेयर है। अच्छा, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है हमसे और वो ये है कि मैं आई बी वेरी अपफ्रंट कि आप जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे आपने भी बोला इंटरव्यू में, वो ये चीज़ चेक करते हैं कि यार ये प्रेशर कितना ले सकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल प्रेशर से किसी काम से आप डिसएग्री करते हो कि मुझे नहीं करना ये, लेकिन आपको करना पड़ा क्योंकि निज़ाम में कैसा चलता है? हाँ, देखिए डिसएग्री जो है करना या एग्री करना, वो मेरी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे नहीं होता। राइट।
वो इनफैक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। हमारा काम है रूल्स, एग्जीक्यूटिव है ना ब्रांच हमारी, राइट एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम ये है कि जो पॉलिसी है, जो रूल्स है, राइट उनकी एग्जीक्यूशन। राइट तो अगर कोई केस आ रहा है, कोई सिचुएशन अराइज ऐसी हो रही है जहाँ पे किसी रूल के तहत वो नहीं होगी, तो फिर वो नहीं होगी। नहीं, अब आप ये बताना चाह रहे हैं मुझे कि पाकिस्तान में सब कुछ बाय द रूल हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान, ये अब मैं आप वाली बात के मैं भी अपफ्रंट होता हूँ हाँ कि आपको पता है डेवलपिंग कंट्रीज की रियलिटी क्या है। राइट तो अगर ये बोलना कि नहीं सब चीज़ें बाय द बुक हो रही हैं, तो वो एक जो है ना वो स्वीपिंग स्टेटमेंट टाइप की चीज़ हो राइट जाती है। लेकिन ये है कि जो चीज़ें फॉर एग्जांपल रूल के अगेंस्ट होती हैं, वो अल्टीमेटली कहीं चेन में जाके जो है वो पॉइंट आउट हो जाती है। राइट तो अभी जो लॉट है सिविल सर्विस की, वेरी कॉम्पिटेंट आई मस्ट से, तो उसमें ये चीज़ इंश्योर होती है कि कोई भी चीज़ या कोई भी केस मूव करे, वो इंश्योर किया जाए कि कहीं पे किसी रूल के खिलाफ तो नहीं होगी। राइट और अगर फॉर एग्जांपल किसी रूल के तहत होनी है, तो उसको इंश्योर किया जाए कि वो हो। राइट हमारे पास जो आप बात करें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वाली जो चीज़ है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो इतना ही फेस किया है। मैं अगर अपनी मिसाल लूँ या मेरे ऑफिस की मिसाल लूँ, उसमें ये होता है कि टाइम डिस्पोजल हो जाए। अगर जो चीज़ होनी है उसको सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर कर दें, अगर जो नहीं होनी है वो भी सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर रिजेक्ट में वापस कर दें। तो राइट इससे ये होता है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी सेटिस्फाइड होते हैं कि कोई चीज़ नहीं होनी तो चलो ठीक है, वो नहीं होनी, कोई रुक नहीं रहा, ब्लॉकेज नहीं आ रहा किसी चीज़ का। राइट तो वो मतलब वो 100% के अभी जो है वो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, एक आपने मुझे बताया कि आप पहले किसी और डिपार्टमेंट में थे, अब आप किसी और डिपार्टमेंट में हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट अदारों के बारे में बोला जाता है कि पैसे खिलाओ पोस्टिंग आ जाती है। इसमें भी होता है कि इफ़ यू आर लाइकिंग सम डेजिग्नेशन हाँ। तो पैसों से काम हो जाता है। मेरे हिसाब से तो मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आपने विटनेस किया। मैंने नहीं विटनेस किया। मैंने जो विटनेस किया वो मैं आपको बताऊँगा। हमारे पास आजकल जो है वो जो होते हैं ऑफ़िसर्स होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, स्किलफुल होते हैं। एक ऑफ़िसर होता है जो किसी चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन की होती है, वो किसी चीज़ के जो है वो एक्सपर्ट होते हैं, राइट उनको प्रेफ़र किया जाता है। राइट इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे कोई टेक्निकल पोजीशन हो गई जहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है, वहाँ पे फिर वो पिक एंड चूज़ करता है कि कौन सा हमारे पास रिसोर्स पर्सन है जो इस चीज़ को बेहतर कर सकेगा, कीपिंग इन टू हिज क्वालिफिकेशन, कीपिंग इन टू हिज एक्सपीरियंस। तो हसन, जैसे आपने बोला मुल्क के लिए कुछ करना था, कोई एक ऐसा मोमेंट, कोई एक ऐसा इंस्टेंस जहाँ पे आपको लगा कि यार ये एक चीज़ खराब चलती आ रही थी और मेरे एक एक्ट से ये, मैं नहीं कहता चेंज हो गई, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हो। है तो बहुत सारी चीज़ें बताने को, लेकिन छोटा सा एक जो अभी याद आया, वो हुआ था इंस्टेंस। मैं अकाउंट्स दफ्तर में जब था डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग में, अकाउंट्स दफ्तर जो है वो जो बजट होता है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स को डिस्पर्स नहीं होता है। राइट वो अकाउंट्स दफ्तर जो होता है उसके पास आता है, वो फिर प्री ऑडिट हमारा एक प्रोसेस होता है, वो करके फिर हम लोग पेमेंट रिलीज करते हैं। राइट डिपार्टमेंट की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आती है कि हम रिलीज करें। राइट तो एक ऐसा हेड था अकाउंट का जिसमें बड़ी हैक हैजर्ड किस्म की पेमेंट हो रही थी, नाइंसाफ़ी की बहुत हो रही थी, जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा था राइट सीक्वेंस के हिसाब से। राइट तो फिर कोलैबोरेशन की मैंने, जो हमारा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट था, हेड ऑफिस से भी बैठ के तो ऐसा निज़ाम बनाया गया कि उसको बिल्कुल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट किया गया। तो फीफो मेथड जो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है, उसको मैंने जब इम्प्लीमेंट कराया तो वो जो फेयरनेस आई मैकेनिज्म में राइट पेमेंट्स में, राइट उसकी वजह से जो एक जैसे बोलते हैं ना कि खुशी भी हुई मुझे। और वो आप वाली बात की जो चेंज है, हालांकि छोटा चेंज था बिल्कुल, हाँ लेकिन उसकी जो इम्पैक्ट था राइट वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। फिर वो क्योंकि वो कंसिडर किया गया एज पायलट प्रोजेक्ट, फिर उसको फिर सब्सिक्वेंटली दूसरे भी हमारे जो सेक्शन होते हैं, दूसरे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। तो मैं तो वहाँ से ट्रांसफर हो गया तो फिर अब आई नो पीछे क्या सिचुएशन है।
अच्छा, एक ये भी आपने ट्रांसफर की बात की तो इससे याद आ गया मुझे, एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि कोई काम नहीं करोगे तो ऊपर से कॉल आ जाएगी हाँ। या ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ। हमारे यहाँ बड़ा ही होता है कि यार वो फला काम नहीं किया तो मेरी देखो पोस्टिंग उठा के उधर जाओगी। तो ये एक्चुअली ये चीज़ है या ये देखिए जब भी होती है ना, हाँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अगर आप बैठे हुए हैं, आप सेम कॉन्टेक्स्ट में एक बंदे का काम कर रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरे का नहीं कर रहे, राइट तो वहाँ पे जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन वाला एलिमेंट आ जाता है। राइट फिर वो यू हैव टू फेस द म्यूजिक। अगर आप उतना जो है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं अनजस्टिफाइड किस्म की, तो फिर आप रेडी रहते हैं कि आगे से रिएक्शन आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम से डिसएग्रीमेंट हो और नहीं करना हो हाँ। और सीनियर्स का प्रेशर हो हाँ। और ना करें हाँ। तो पोस्टिंग हो जाती ये देखिए वो वही वाली बात हो गई कि आप अगर बाय द बुक चलेंगे, रूल्स के हिसाब से चलेंगे, तो ये वाला एलिमेंट जो है ना एब्रप्ट ट्रांसफर वाला, Right. ये नहीं होगा। नहीं होती। अगर देखो आप नाजायजी करेंगे चीज़ों में, जो है ना वो इश्यूज क्रिएट करेंगे, राइट तो फिर वो क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना वो तो चाहती है कि ऑफिस जो है वो स्मूथ चले, राइट कोई चीज़ या कोई कंप्लेन ना हो, कोई जो है वो चीज़ों को जो है ना मलाइन करने की कोशिश नहीं की जाए, तो वो दे डोंट लाइक दैट। तो उसमें फिर वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको ऐसा कोई इकदाम लिया जाए कि जैसे उसको स्मूदन आउट किया जाए प्रोसेस को। फिर बेशक अगर ट्रांसफर भी करनी है किसी की प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, फिर वो भी एक ऑप्शन होता है जो एक्सरसाइज करता है। अच्छा, एक एक सवाल पूछूंगा, आप आंसर देना चाहें तो दीजिएगा वरना मत दीजिएगा। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिविल सर्विस ऑफिसर लग जाओ, ऊपर की और नीचे की, अंडर द टेबल अबव द टेबल बड़ी कमाई होती है। ये इज दैट ट्रू? देखिए हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, राइट उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी है, बहुत सारे और ममालिक भी हैं, उनमें ये चीज़ रही है। वो नेगेट नहीं करूँगा आपकी बात को, लेकिन ये वो वही वाली बात हो जाएगी ना कि इवन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को भी जो है वो करप्शन इंडेक्स में लो रैंक करता है, ना कोई हाई रैंक करता है। तो ये तो है, ये देखिए ना वो ये चीज़ें हर जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मुल्क में भी है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अभी जो हमारे पास ऑफिसर्स हैं, अभी जो हमारे पास लोग हैं डॉक्टर, जो यंग ऑफिसर्स हैं, जो लास्ट टेक्निक के अंदर जो है वो सर्विस में, वो बड़े कॉम्पिटेंट प्रोडक्टिव फोर्थ कमिंग साथी हैं, जिनकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे प्रोसेसेस जो है, हमारे जो गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं वो बड़े अच्छे हो गए। हमारी कॉम्पनसेशन भी लोग गवर्नमेंट ने जो है वो बढ़ाई है मार्केट उसको लाने की। तो उससे क्या हुआ है कि वो एक जो पिछले ज़माने में हम लोग जो सुनते थे कि बहुत ज़्यादा ही जो है वो आप वाली बात किया तो वो काफ़ी डाइड अप हो गया। वो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी कंट्रोल हो गया है, और जैसे जैसे नई लॉट आती जा रही है वो उस चीज़ को जो है वो थोड़ा सेट असाइड कर रही है। सो मतलब विद टाइम चेंज आ रहा है, बेहतरी है, न्यू जनरेशन इज ब्रिंगिंग अ चेंज टू इट। इवन पुरानी जनरेशन में जो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो उन्होंने एफर्ट की थी इस चीज़ पर, वो टू सर्टेन एक्सटेंट सक्सेसफुल भी थे, लेकिन वो आप कुछ लोगों की वजह से जो है ना वो पूरा मुआशरा खराब हो गया। हाँ, वो कुछ तो वो गंदे अंडे सारे वाली बात के वो फिर क्या करते हैं कि वो जो मिसकंसेप्शन है उसमें वो फुल करते हैं उसको, तो वो जिसकी वजह से वो बढ़ बढ़ के जो है ना वो एक बड़ा इशू बन। अच्छा, आप एक जरा रियलिटी चेक देना उस बच्चे को जो ये सोचता है, बिकॉज देखें हर तरीके के लोग हैं ना माशरे में, तो कुछ बच्चे तो सोचते हैं ये यार सिविल सर्विसेज कर लो, पोस्टिंग लग जाएगी तो पैसे बहुत आएंगे। नहीं वो उनके लिए नहीं है सिविल सर्विस। नहीं, जो लोग इस वजह से आ रहे हैं कि हम लोग जो है वो कोई नाजायज़ किस्म का फ़ायदा लें, तो वो जो है ना वो ना ही उनको मौका मिलेगा
ना ही वो सिस्टम है और वो डिसअपॉइंट हो गया। अगर पैसे कमाने हैं तो प्राइवेट सेक्टर में बंदा जाए, वहाँ पे कॉम्पनसेशन बड़ी अच्छी है। राइट। अपने कोई बिजनेस स्टार्ट करे, वहाँ पे वो अपनी सलाहियत के हिसाब से जो है ना वो उनकी जो टेक होम होती है उस हिसाब से होती है। सिविल सर्विस जो अगर आपको आना है तो आप ये माइंडसेट रख के आए, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि कॉम्पनसेशन जो है वो एवरेज है, आप ज़्यादा पैसे नहीं कमाएंगे लेकिन इनफ टू रन अ हाउस। और दूसरा जो है एलिमेंट जो है सिविल सर्विस का, वो ये है कि आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल फैमिली से आ रहे हैं जो ज़्यादा वेल नोन नहीं है, तो वो सिविल सर्विस में आने में, क्योंकि एक फैमिली है, हर कोई एक दूसरे को जानता है, जिसकी वजह से आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो कहीं अगर फ़ायदा मिल रहा है या कोई एक्सेसिबिलिटी मिल रही है तो आप ले सकते हैं। और आपकी जो है वो आप करेक्ट कर दें, नाजायज़ फ़ायदा देने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, नाजायज़ फ़ायदा नहीं। होता है ना कि हमारे पास, आपने ये फ़ील किया होगा कि एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों के काम फंसे हैं। तो वो एक पर्सनल लेवल पे जो है ना वो आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि फिर आपकी एक स्टैंडिंग सोसाइटी में अच्छी है, लोग आपको जानते भी हैं, और फिर एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होती है, लोगों के काम करते हैं, खुशी होती है वहाँ पे। कुछ प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट के हिसाब से कोई आपने जो है कुछ इंटरेस्ट रेट आपको सिस्टम, तो वो आप जैसे जैसे अपनी लेगेसी छोड़ते जाएंगे, नाम भी मिलता जाएगा, लोग याद भी करेंगे। तो ये है। और क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान है, स्पेशली सीएसएस एफपीएससी वगैरह साथ, तो वो ये है कि आपको फिर मुल्क घूमने का भी जो है ना वो एक बेनिफिट है। अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पंजाब में आता है, यहाँ पे पटना में भी हो सकती है पोस्टिंग। तो ये इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है वो कितना टाइम पीरियड का होता है, और आपका सिविल सर्विस एकेडमी में कैसा एक्सपीरियंस है? तो 2 ट्रेनिंग्स हैं हमारी। एक है 6 मंथ की, जिसको बोलते हैं सीटीपी, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 महीने की होती है, जो आपके 12 के 12 ग्रुप्स हैं, जो भी सीएसएस अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म आपके जो बैच में होता है वो साथ होते हैं। राइट। फिर आपकी आती है 12 मंथ। हमारी जो होती है किसी की 9 मंथ की होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो उसमें वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें, वो स्पेसिफिक टू द ग्रुप। तो पहले आप 12 ग्रुप्स के साथ थे, फिर यहाँ पे एसटीपी में आप अपने ग्रुप के साथ थे। राइट। वो ज़्यादा टेक्निकल होती है, स्पेसिफिक टू जो आपकी जेडी है उसके हिसाब से होती है। राइट। और सिविल सर्विस एकेडमी का एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। राइट। मैं जो है वो थोड़ी एडवाइस भी क्योंकि फैमिली की वजह से मुझे मिली हुई थी कि आपने इसको एंजॉय करना है। लेकिन सीएसएस क्लियर कर लिया आपने, आप जैसे एलोकेशन में ज्वाइनिंग लेटर आपने जो है वो लिख दिया, एक्सेप्ट कर दिया, आप जो है वो फिट एंड फिफ्टी का पार्ट बन गए और फैमिली का पार्ट। तो फिर आप जो है वो सीएसए जो सिविल सर्विस एकेडमी है वो होती है आपकी एंजॉय करने की, क्योंकि वो टाइम होता है कि आपने उससे पहले मेहनत की है, उसके बाद आप और मेहनत करनी है नौकरी में। तो वो एक बीच में बफर पीरियड होता है आपका, जिसमें आप एंजॉय करते हो, जहाँ आप कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, नए आपके जो है वो रिलेशंस बनते हैं, आपको समझाया जाता है कि सिविल सर्विस में क्या होता है, आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, आपको उनके प्रोसीजर समझाए जाते हैं, आपके मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस में जो है ना वो पेश किया जाता है। तो ये है। फिर जब आप आ जाते हैं एसटीपी साइड पर, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग साइड पर, फिर आपको जो है ना वो वर्किंग जो होती है, जो केसेस आते हैं, जो टेक्निकल साइड है सर्विस की, वो फिर आपको समझाई जाती है। तो वो एक है, वैसे तो अदरवाइज कमर्शियल प्रोसेस है, लेकिन आप एंजॉय बना सकते हैं उसको। राइट। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है ये जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है इस काम में, मतलब मुझे क्योंकि सिविल सिटीजन ओरिएंटेड काम, पब्लिक सर्वेंट हैं आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सैलरी देती है,
to service the citizen of Pakistan. Work-life balance, pressure को लेके फैमिली को साथ चलाना है. And again I'll be abrupt about the fact कि आपको थ्रेड्स भी मिलती हैं. ये हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म है. उसको कैसे मैनेज करते हैं? जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो वेरी करता है विद डिफरेंट पोस्टिंग्स. राइट. तो और डिफरेंट आपकी ग्रुप्स हुए. एग्जांपल छोटा दूंगा आपको कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान भी एक ग्रुप है. और तो पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट्स की जो पोस्टिंग होती है वो बड़ी हेक्टिक होती है. राइट. वो 24/7. राइट. बट ऑन द सेम साइड आप अगर इनकम टैक्स जो एफबीआर जो है इनकम टैक्स में आपकी है सर्विस आपकी है उसमें posting है, वो 9 to 5 जॉब. राइट. लेकिन उसमें भी कुछ पोस्टिंग्स हैं जिसमें आपको राउंड द क्लॉक काम करना पड़ता है. राइट. पाकिस्तान कस्टम्स में कुछ पोस्टिंग्स हैं जो आपको इन्फोर्समेंट साइड जो है वो आपको रिक्वायर करती है कि आप जो है इन्फोर्समेंट में काम करें. राइट. हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो उसकी भी नेचर जो है ऑफिस में तो आप बेशक 9 to 5 है, लेकिन उसके बाद आपको इंगेज रहना पड़ता है कि वो आपकी तहसील हो या डिस्ट्रिक्ट हो वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी. हमारी साइड पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मेरे पास सीजन्स आते हैं. कुछ ऐसी हमारे पास दिन होते हैं साल के जिसमें बहुत कम काम होता है तो हम लोग 9 to 5 भी करते हैं. कुछ हमारे पास ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे हमें 12-12 1-1 बजे पड़ता है. तो ये वेरी करता है हर पोस्टिंग के हिसाब से, टाइम ऑफ द ईयर के हिसाब से ये सारी वेरी. तो हसनैन आप कभी थ्रेट वगैरह मिली है और मिली है तो कैसे मैनेज किया? हमारे मेरी जो सर्विस है उसमें थ्रेड लाइफ की थ्रेड तो नहीं मिली. हाँ. लेकिन अदरवाइज बहुत सारी थ्रेड्स मिलती है क्योंकि आप जब ऑडिट करते हैं किसी चीज़ का तो ऑडिट बेसिकली जो है वो अगर सिंपल टर्म्स में बोले कि उनके काम की उनकी प्रोसीजर के नुक्स निकालना, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नुक्स निकालना. जी. तो नोबडी लाइक्स दैट. एनडीटी तो बिल्कुल भी नहीं लाइक. राइट. लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो फॉलो करना. तो वो थ्रेड्स जो होता है वो फिर मुख्तलिफ किस्म के होता है कि आपकी जो है वो आप इसे यहाँ से ट्रांसफर करना. राइट. और इस थ्रेड्स की हद तक ही होता है वो मटेरियलाइज नहीं होता. राइट. राइट. मेरा एक्सपीरियंस है. बाकी ग्रुप्स में जो है वो फिर सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड करता है. राइट. पुलिस वाले जो होते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले जो होते हैं वो उनकी क्योंकि नेचर ऑफ सर्विस ऐसी है उसमें उनको जो है ना पहले ख्याल करना पड़ता है. कभी फैमिली से ये नहीं हुआ फील के यार थ्रेट आई है, प्रेशर है, काम छोड़ दो ये वाला क्यों कर रहे हो? कभी नहीं, वो अगर थ्रेट आती है तो फैमिली तक कंप्लेन नहीं होती. हाँ, ये ऑफिस की बात ऑफिस तक ऑफिस रहती है. राइट. 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 अच्छा, एक सवाल है. आपके व्यू में सिविल सर्विसेज में या इसको इसमें क्या बेहतरी और आ सकती है मजीद, और इसको सिटीजन सेंट्रिक कैसे बनाए और कैसे बनाया जा सकता है कि एक्चुअल लोगों की सर्विस हो? देखिए इसमें जो है सबसे बेस्ट अभी जो हम लोग की एक्सरसाइज चलती है अक्रॉस जो हमारे हैं डिपार्टमेंट्स में उसमें डिजिटाइजेशन. अगर अप्रोप्रिएट और एक्चुअल डिजिटाइजेशन हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है. ट्रांसपेरेंसी में ये है कि वो जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जिसको हम लोग अदरवाइज रेड टेपिज्म का भी नाम दिया जाता है कभी कभी, वो आप कैंसिल आउट कर देते हैं. बाईपास हो जाती है ना सारी चीज़ें. आप जो डिजिटाइज करके जो आपके जो है सिटीजन्स हैं या जो आपकी पब्लिक है उनको ऑफिस आने वाला जो है एफर्ट है वो खत्म करके उनके फ़ोन पे उनके लैपटॉप पे जो है ना उनको फैसिलिटी जितनी भी हो सकती है उनकी प्रोविजन दी जाए तो प्रोसेस बड़े स्मूथ हो जाए. और मेरे हिसाब से कुछ तो हो रहा है काम और भी इस पे जो है ना वो मेहनत है. और जब ये स्लोली ग्रेजुअली क्योंकि प्रोसेस है ओवरनाइट तो नहीं हो सकता तो जितना हम लोग ज़्यादा डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे उतना बेहतर होता है. तो एक उसकी एग्जाम्पल ये यूएई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अडॉप्ट किया है और उन्होंने काफ़ी एक्सटेंड तक अडॉप्ट किया.
जिनकी वजह से वो उनके ब्यूरोक्रेटिक हैंडल्स वाला जो एस्पेक्ट था वो काफ़ी हद तक वो करते हैं। तो वो अगर हम लोग पाकिस्तान में उसको अगर 100% भी ना करें तो अगर हम लोग उसको क्लोज टू दैट भी लिया तो सर्विसेज बहुत अच्छी हो सकती है। हसनैन, एक लास्ट सवाल है मेरे व्यूअर्स के लिए। जो बच्चा आज सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिखने की प्रिपरेशन कर रहा है, सोच रहा है, उसको आपकी तरफ से कोई टिप, कोई एडवाइस, जो लोग एक्चुअल हाजिर सर्विस में उनको कोई टिप और एडवाइस आपकी तरफ से? देखिए, जो एस्पायरेंट है, जी, जो आना चाहता है, Right. सबसे पहले तो वो असेस करे वो क्यों आना चाहता है, उसको अपने आप को अलाइन करना। अगर फॉर एग्जांपल उसका वो ज़्यादा एम्बिशियस है तो सिविल सर्विस इज नॉट राइट। उसको अगर पैसे कमाने हैं, उसको अगर फील्ड घूमना फिरना है, उसको अगर मुख्तलिफ एडवेंचर्स करना है, तो बेहतर यही है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। ये आपने बड़ी बंद बातों में बता दिए कि पैसे खाने वाले हैं तो कहीं और जाओगे। हाँ, हाँ, वो अगर है सलाहियत है तो फिर वहाँ पे करे ना अपनी एक्सपर्टीज यूज। राइट, यहाँ पे जो है ना वो सिविल सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता जा रहा है, बहुत चेंज भी हुआ है और चेंज होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से वो एक पुरानी जो सोच है वो अब प्रिवेलेंट नहीं है। तो मेरी तो एडवाइस ये होगी कि अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी शौक, कैपेसिटी देखकर फिर ही जो है वो किया जाए, परसू किया जाए। और पहले तो जैसे हमारे बड़े बताते थे कि पहले डॉक्टर होती थी या इंजीनियरिंग, ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, स्पेक्ट्रम नहीं था पहले से। अब तो वैरायटी बहुत है। अब तो आईटी फील्ड बहुत बढ़ गई है, मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत पोटेंशियल है। और अगर फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूट भी करना है एज ए पाकिस्तानी मुल्क के, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बंदा अपनी जो है एफर्ट्स डाल के जो contribute कर सकता है। ये जो सर्विस में है, कुछ तो मुझसे सीनियर है, उनके लिए तो मैं नहीं एडवाइस दूंगा, वो सीनियर है उनका अपना है। जो जूनियर है उनके लिए भी यही होगी कि अपनी स्किल डेवलपमेंट करते हैं। मैंने जो है वो अपने पूरे 5 साल में डेटा साइंस की एक्सपर्टीज जो है वो की है, अच्छी। तो उसमें जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा, क्योंकि वो वर्ल्ड डेटा ड्रिवन की तरफ जा रहा है, हर चीज़ डेटा के प्रोसेस से जा रहा है, तो वो उसका एनालिसिस, उन चीज़ों को देखने के लिए, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें जो है वो स्किल्स जो है वो हासिल करें। तो फिर आपको अपनी पर्सनल चीज़ों में भी हेल्प करेगा, आपको अपनी जॉब भी करेगा। तो जूनियर्स के लिए तो मैं इनफैक्ट जो है वो ये आपको एक बात भी बता दूँ, आपने जो सवाल नहीं किया मैं ही बता देता हूँ। हाँ जी जी, कि जो मेरी फील्ड है ओरिजिनली वो क्योंकि फाइनेंस की है, उसमें मैंने डेटा, बिजनेस डेटा के ऊपर भी जो है वो बहुत सारे किए हैं। डिसर्टेशन भी मेरी जो है वो डेटा के ऊपर थी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं सिविल सर्वेंट नहीं होता या इफ फॉर एनी रीजन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सिविल सर्विस में, तो मैं जो है वो डेटा साइंस में करियर परस्यू करता। जॉब अगर होती तो वेल एंड गुड, तो फिर अपना कोई जो है सेटअप। नहीं, आई थिंक डेटा साइंस और ये एआई जनरेटेड टूल्स और यही आज की एक्चुअल इंडस्ट्री है और यहीं पे चीज़ें जा रही हैं। आई एम ग्लैड टू हियर कि पाकिस्तान सिविल सर्वेंट ये अप्रोच रखते हैं कि डिजिटलाइजेशन इज़ द की टू सक्सेस इन द फ्यूचर। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और अच्छा लगा ये सुन के स्लो एंड स्टडी ही सही लेकिन चेंज आ रहा है। चीज़ है। और विद न्यूअर जनरेशन यही सबकी एक्सपेक्टेशन है कि अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान भी चेंज हो और चीज़ें बेहतर हों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो पॉडकास्ट। जो भी सिविल सर्विस एग्जाम लिख रहा है, बनना चाहता है, सर्विस में है, वो ये पॉडकास्ट सुने, आगे शेयर करें और ये बात दिमाग में रखें कि चेंज कभी भी ओवरनाइट नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट विल टेक टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।